आधा गांव, महाभारत, गोलमाल और कर्ज। बतौर लेखक राही मासूम रज़ा की बराबरी नहीं। समूचे हिंदुस्तान में एक पीढ़ी ऐसी है जो राही मासूम रज़ा को ऐतिहासिक उपन्यास आधा गांव के लिए जानती है। एक पीढ़ी ऐसी है जो उन्हें अत्यंत लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत के लिए जानती है। कई लोग उन्हें गोलमाल, कर्ज, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जानते हैं। किसी ने उनका धारावाहिक नीम का पेड़ देखा है और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके होंठों पर अक्सर उनका लिखा वो गीत रहता है जिसे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ ने और अमर कर दिया। वो गीत था, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। सोचकर देखें तो ताज्जुब होता है कि ये सारे आयाम और ये सारे काम किसी एक शख्स के हैं, उस करिश्माई शख्स के जिसकी कलम ने उसे आज भी समूचे हिंदुस्तान में जीवित रखा है। उस शख्स के जिसने जिस चीज़ पर हाथ रखा वो कामयाबी की भाषा में सोना हो गई। राही मासूम रज़ा 1992 में सिर्फ 62 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपने काम और अपने नाम को सदा के लिए हमारे बीच छोड़कर गए हैं। जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वह राही मासूम रज़ा के सुप्रसिद्ध उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश है। टोपी शुक्ला की कहानी एक अत्यंत प्रभावपूर्ण और मर्म पर चोट करने वाली कहानी है। टोपी शुक्ला ऐसे हिंदुस्तानी नागरिक का प्रतीक है जो मुस्लिम लीग की दो राष्ट्र वाली थ्योरी और भारत विभाजन के बावजूद आज भी अपने को विशुद्ध भारतीय समझता है। हिंदू मुस्लिम या शुक्ला, गुप्त, मिश्रा जैसे संकुचित अभिधानों को वह नहीं मानता। अंत में टोपी शुक्ला ऐसे ही लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता और उपन्यास के अंत में आत्महत्या कर लेता है। व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया यह उपन्यास आज के हिंदू मुस्लिम संबंधों को पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने पेश करते हुए हमारे आज के बुद्धिजीवियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह किताब सभी बच्चों और नौजवानों को पढ़नी ही चाहिए, केवल कहानी के लिए नहीं बल्कि उस हर चीज़ के लिए जो यह किताब हमको दिखाती है, जो शायद हम रोज़ देखते हैं पर उसमें मुंह फेर लेते हैं। यह किताब भले ही एक अलग दौर में लिखी गई हो पर इसकी प्रासंगिकता आज ज़्यादा है और आने वाले समय में यूं ही बनी रहने वाली है। तो आइए सुनते हैं राही मासूम रज़ा के उपन्यास का अंश टोपी शुक्ला। तो लीजिए मिलिए टोपी शुक्ला से। टोपी शुक्ला इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह हिंदू ब्राह्मण है तथा उसका वास्तविक नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। इफ़्फ़न टोपी शुक्ला का दोस्त है। वह मुसलमान है और उसका वास्तविक नाम सैयद जरगाम मुर्तजा है। टोपी उसे इफ़्फ़न के बजाय इप्फन नाम से पुकारता है। यद्यपि इफ़्फ़न को यह नाम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी टोपी उसे इसी नाम से बुलाता रहा। वह नाम को लेकर लड़ने वालों में से नहीं था, इसी में इफ़्फ़न का बड़प्पन था। चौथी कक्षा में पढ़ते हुए दोनों की दोस्ती हो गई थी। इफ़्फ़न के बारे में कुछ जान लेना ज़रूरी है कि इफ़्फ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़्फ़न को टोपी ने सदा इप्फन कहा। इफ़्फ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इप्फन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़्फ़न और इफ़्फ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं
बल्कि बेईमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। आइए चलते हैं इफ़न के घर। इफ़न की कहानी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतना ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की क्या ज़रूरत? यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया है, दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काज़मिन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई। परंतु जब तक जिंदा रहीं पूर्वी बोलती रहीं। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रहीं, क्योंकि उस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था? बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में आसामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखें न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा,
जौन तो से हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद ही नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी भला बातें कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आईं। वह उन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फांतमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीबी कहीं जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थीं जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुलक बावली, हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों को देखी नहीं कहती, कानों को की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लगे हो? तू अपने अब्बा की ही बोली बोल। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तऊ बादशाह का किहिस के तुरंते एक ठो हिरन मार लियावा। यही बोली तो टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटवा को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता, और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही? दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है। फिर वह समझ गया कि माताजी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थीं, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैगन का भुर्ता। अम्मी, मेज़ पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थीं वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया।
लफ्ज? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गरजी। ई हम इप्फन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम न जानते। तै कौनो मियाँ के लाइके से दोस्ती कर लिहाल बाय के रे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तै फिर जयबे ओकार के घरे? हाँ। अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ्फन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हम में कबाब खाते देखे रहे हो? ना देखा रहा वो दिन? मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी हो ही नहीं सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ्फन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें? टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए? हमरी दादी त बोलियो तो ही लोगन को बोल थी। यह नहीं हो सकता, इफ्फन ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तू हम में एक ठो दादियों ना दे सकियो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ्फन ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? हाँ, तो फिक्र न करो, इफ्फन ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेंगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ्फन की दादी मर गई। इफ्फन चला गया। टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ्फन के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था।
इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घरवाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घर में अजनबी, भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बना। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेज़ी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया। गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली एम्पायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण। ए? बोलू ने एम्पायर को आवाज़ दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा। शहर के मशहूर दागदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अच्छी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। ए? टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ के नाचे लगी हो। ओह यू? बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शिकार दिया। पेट में 7 सुइयां भोंकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी और सीता थी। उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था ही उन्हीं के लिए। था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाए न जात पही न जात है? दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताका हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सर पे उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। तू 10वीं में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा। तो हे दादी से टर्राव, केते ना ना ही चाही, किनो ओ तोहार दादी बड़िन। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है,
परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर में उसे ज़बान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं में थे। पीछे सालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। दोस्त 10वें में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है साम अवतार या मोहम्मद अली, बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी कोई हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब न पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेज़ी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पारसाल पूछ लूँगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाला तेल वाले डॉक्टर शफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, एथतवाल से दोस्ती कर ले, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो है उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, 3रे बरस 3रे दर्जे में पास हो ही गए। इस तरह टोपी शुक्ला कहानी को यदि आप इस उपन्यास के सहारे पूरी पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं टोपी शुक्ला रहता है। या तो वह अकेला हो जाता है या उसे अकेला कर दिया जाता है। टोपी शुक्ला कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। टोपी शुक्ला हम सबके बीच मौजूद है आज भी। आप सभी को यह पुस्तक न सिर्फ धर्म के मायने में
बल्कि व्यक्तिगत जीवन में एक बेहतर समझ पैदा करने के लिए पढ़नी चाहिए। हमारी परिस्थितियां अलग होती हैं, हमारी सोच अलग होती है, हमारी संवेदनशीलता अलग होती है, लेकिन हम सभी एक ही प्रजाति के हैं। हम सभी इंसान हैं और हमें इंसानों जैसा व्यवहार इंसानों के साथ करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर चोट करती हुई कहानी टोपी शुक्ला। धर्म के भेदभाव पर बात करती कहानी टोपी शुक्ला। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को अच्छी तरह से समझाती टोपी शुक्ला। भाषा में अपनापन होता है, इस बात को और अधिक खुलकर बताती टोपी शुक्ला। किस तरह से एक कामवाली से एक बच्चे का प्रेम कितना मजबूती रखता है, यह बात बताती टोपी शुक्ला। और किस तरीके से आप यह जान सकते हैं कि आपके साथ पढ़ने वाले लोग, आपके साथ जुड़ने वाले लोग किस तरह से आपके संवादों के सहारे आपसे जुड़े रहते हैं, आपके अपनेपन के सहारे आपसे जुड़े रहते हैं। वही एक सबसे बड़ा सत्य है। आप सभी का मेरे साथ राही मासूम रज़ा को सुनने के लिए हार्दिक आभार। आप राही मासूम रज़ा का सफाई गंदा काम है भी पढ़ सकते हैं, जिसे पढ़कर आप राजनीतिक विश्लेषण, भारतीय अर्थव्यवस्था व हमारे सामाजिक जीवन के नियमों पर एक तीखी दृष्टि को जान सकते हैं। शुक्रिया।